साथियों नमस्कार। अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान और सामान्य अध्ययन के विश्वसनीय चैनल द भटनागर टॉक शो में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एमए, बीए, 12th अर्थशास्त्र, एनसीईआरटी, सीबीएसई और विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण चैप्टर राष्ट्रीय आय और उसकी महत्वपूर्ण अवधारणाओं पर बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा यह चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। यह चैनल शिक्षा के प्रचार प्रसार का बिल्कुल निःशुल्क चैनल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय आखिर होती क्या है। सामान्य रूप से किसी देश की राष्ट्रीय आय साधारणतः वहाँ एक वित्त वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य का योग होती है, जिसमें से वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन हेतु प्रयुक्त मशीनों एवं पूंजी की गिरावट को घटा दिया जाता है तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को इसमें जोड़ दिया जाता है। तो किसी देश के सामान्य निवासियों के द्वारा एक वर्ष के भीतर जितनी वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जाता है उसके बाजार मूल्य के योग को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। प्रोफेसर मार्शल ने राष्ट्रीय आय की बड़ी अच्छी परिभाषा दी है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार किसी देश का श्रम और पूंजी उस देश के प्राकृतिक साधनों के सहयोग से प्रतिवर्ष जो भौतिक और अभौतिक एवं सेवाओं का उत्पादन करते हैं उनका योग उस देश की वास्तविक विशुद्ध वार्षिक आय या राष्ट्रीय लाभांश कहलाता है। एक बार पुनः देखते हैं प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा को। किसी देश का श्रम और पूंजी उस देश के प्राकृतिक साधनों के सहयोग से प्रतिवर्ष जो भौतिक और अभौतिक वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करते हैं उनका योग उस देश की वास्तविक विशुद्ध वार्षिक आय या राष्ट्रीय लाभांश कहलाता है। तो अगर हम सामान्य रूप से देखें तो राष्ट्रीय आय वास्तव में किसी एक लेखा वर्ष में या किसी एक वित्त वर्ष में, और हम सब अच्छे से जानते हैं कि जो भारत का लेखा वर्ष है या वित्त वर्ष है वो 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और 31 मार्च तक चलता है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में जितनी वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है उसके बाजार मूल्य के योग को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया जाता है और मशीनों की गिरावट को घटा दिया जाता है। तो अभी हम लोगों ने बात की राष्ट्रीय आय के बारे में। राष्ट्रीय आय की एक और परिभाषा प्रोफेसर पिगू ने दी है। प्रोफेसर पिगू के अनुसार राष्ट्रीय आय समाज की वस्तुपरक आय या भौतिक आय का वह भाग है जिसे मुद्रा के मापदंड से मापा जा सकता है। इसमें विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल रहती है। तो अभी हम लोगों ने राष्ट्रीय आय के अर्थ को समझा। अब हम लोग राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं पर बात करेंगे। राष्ट्रीय आय की महत्वपूर्ण अवधारणाओं में सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम लोग अंग्रेजी में जीडीपी कहते हैं। आपने ये शब्द कई बार सुना होगा, जीडीपी। अक्सर समाचारों में, अखबारों में हम लोग इस शब्द को देखते हैं, जीडीपी को। तो आज हम लोग जीडीपी के बारे में चर्चा करेंगे। किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर एक वित्त वर्ष में जितनी वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जाता है उसके बाजार मूल्य के योग को हम जीडीपी कहते हैं। इसकी खासियत यह होती है सकल घरेलू उत्पाद की। सकल घरेलू उत्पाद में मशीनों की गिरावट शामिल रहती है।
और इसमें विदेशों से प्राप्त साधन आय को जोड़ा नहीं जाता। तो ये जो परिभाषा है ये संकुचित परिभाषा है और ये परिभाषा बताती है कि एक देश की भौगोलिक सीमा के भीतर जितनी वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जाता है उसके बाजार मूल्य के योग को हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद के बाद एक महत्वपूर्ण अवधारणा है शुद्ध घरेलू उत्पाद, जिसको अंग्रेजी में NDP कहते हैं। अंग्रेजी में से NDP कहते हैं। N मतलब नेट, D माने डोमेस्टिक और P माने प्रोडक्ट। शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद ज्ञात करने के लिए हम लोग सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP, शुद्ध घरेलू उत्पाद ज्ञात करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद में से मशीनों की घिसावट और मूल्य ह्रास को घटा देते हैं। आप इस बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा। शुद्ध घरेलू उत्पाद ज्ञात करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद में से पूंजी मूल्य ह्रास या मशीनों की घिसावट को घटा देते हैं। तो अभी हम लोगों ने सकल घरेलू उत्पाद पर बात की, शुद्ध घरेलू उत्पाद पर बात की। अब एक महत्वपूर्ण अवधारणा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, GNP। अंग्रेजी में कहा जाता है GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक व्यापक अवधारणा है और GDP इसका एक महत्वपूर्ण अंग है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करने के लिए हम किसी देश की GDP में या किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, जिसको अंग्रेजी में NFIA कहते हैं, उसे जोड़ देते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया जाता है। अगर हम परिभाषा के रूप में देखें तो एक देश के सामान्य निवासियों के द्वारा एक वर्ष के भीतर जितनी वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जाता है उसके बाजार मूल्य के योग को हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं और इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया जाता है। इसकी मुख्य विशेषता यह है सकल राष्ट्रीय उत्पाद की कि मशीनों की घिसावट को या पूंजी मूल्य ह्रास को इसमें से घटाया नहीं जाता। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की जो अवधारणा है इसमें GDP में यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया जाता है, लेकिन मशीनों की घिसावट को सकल घरेलू उत्पाद में से माइनस नहीं किया जाता। तो ये एक बहुत व्यापक अवधारणा है। अब एक और महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसको हम कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की जो परिभाषा है वो परिभाषा को हम GNP में से ही निकालते हैं। जब किसी देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मशीनों की घिसावट को घटा दिया जाता है तो हमें जो राशि प्राप्त होती है उसे हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। एक बार पुनः हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको अंग्रेजी में NNP कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करने के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि GNP, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मशीनों की घिसावट या पूंजी मूल्य ह्रास को घटा देते हैं। तो पूंजी मूल्य ह्रास को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होती है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या नेट नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण अवधारणा है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय को हम समझने का प्रयास करते हैं। प्रति व्यक्ति आय एक देश की किसी वर्ष विशेष में औसत आय को ही प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए किसी देश की एक वर्ष की राष्ट्रीय आय में उस वर्ष की जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय हम कैसे ज्ञात करते हैं? प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए वर्ष विशेष की राष्ट्रीय आय में उस वर्ष विशेष की जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है। तो जो हमें आय प्राप्त होती है उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज है
एक महत्वपूर्ण अवधारणा है राष्ट्रीय आय से संबंधित, जिसे हम निजी आय कहते हैं। अब हम निजी आय को समझने का प्रयास करते हैं। निजी आय से आशय व्यक्तियों को देश की घरेलू सीमाओं एवं विदेशों से किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाली आय को ही हम निजी आय कहते हैं। व्यक्तियों को देश की घरेलू सीमाओं एवं विदेशों से किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाली आय के योग को ही हम निजी आय कहते हैं। तो निजी आय के बारे में हम लोगों ने समझा। अब हम लोग एक और महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसे कहते हैं प्रयोज्य आय या उपभोग योग्य आय, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, व्यक्तिगत आय में से व्यक्तिगत करों को घटाने के बाद जो आय शेष बचती है उस आय को हम प्रयोज्य आय अथवा उपभोग योग्य आय कहते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। व्यक्तिगत आय में से जब हम प्रत्यक्ष करों को घटा देते हैं उसके बाद जो आय हमें प्राप्त होती है उसे व्यय योग्य आय अथवा प्रयोज्य आय कहते हैं।